सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारे चर्चा का विषय है मुश्किल में भगवान। जी हां, शीर्षक कुछ अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि धरती में चिकित्सकों अर्थात डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा यूं ही हासिल नहीं है। वैसे तो जिंदगी जंग में चिकित्सक हमेशा ही काम आते हैं, लेकिन वर्तमान दौर तो बेहद अहम है, बेहद कठिन है। और ऐसे कठिन समय में चिकित्सकों को भगवान से इतर क्या कुछ और आंका जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते खतरा हर किसी पर मंडरा रहा है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाने में लगे हैं। लेकिन अफसोस यह है कि कई स्थानों से इन्हीं भगवान से बदसलूकी, मारपीट, हमले जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हमारे सिर को शर्म से झुका देती है। जहालत की इसी पराकाष्ठा पर आज हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। जो कुछ इन भगवान के साथ में घटित हो रहा है, हमारा विचार सूत्र उसी को प्रतिबिंबित करते हुए है। महान नीतिज्ञ भर्तृहरि जी का नीति शतक बहुत ही चर्चित और प्रेरक है। उसी में यह कहा गया है कि अगर हम चाहें तो मगरमच्छ के दांतों में फंसे मोती को भी निकाल सकते हैं। साहस के बल पर बड़ी बड़ी लहरों वाले समुद्र को पार कर सकते हैं। यहां तक कि हम गुस्सैल सर्प को भी फूलों की माला की तरह गले में पहन सकते हैं। लेकिन एक मूर्ख को सही बात समझाना असंभव है। भर्तृहरि ने जो कुछ कहा था, उसे अगर हम आज के विषय के संदर्भ में ले जाएं तो कमोबेश हमें परिस्थितियां वैसी ही दिखाई देती हैं। हमारी अहम चर्चा मुश्किल में भगवान पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वायरस की चपेट में इस समय पूरा का पूरा देश, दुनिया है। और इस समय पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति जो बन जाती है, वो बन जाती है चिकित्सकों की, क्योंकि कोरोना मौत बन के चहुं और घूम रहा है, परेशान कर रहा है। तो ऐसे समय में क्या कुछ उम्मीद हम रखते हैं अपने चिकित्सकों के संदर्भ में, अपने डॉक्टर्स के संदर्भ में? उम्मीद करते हैं हम अस्पताल में पहुंचे तो अस्पताल में डॉक्टर्स हमें मौजूद मिले, वह हमारा इलाज करें, वह हमारी समस्याओं का समाधान करें। और इसके बदले में क्या अपेक्षा वो चिकित्सक कर रहे हैं? एक सम्मान की। लेकिन उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं? जगह जगह पर अगर हम देख रहे हैं तो चिकित्सकों पे हमले हो रहे हैं। उन बस्तियों में जिसमें सामान्य तौर पर कोई जाना नहीं चाहता है, वहां पर भी वो जाके कोशिश कर रहे हैं लोगों को ढूंढने की जो इस बीमारी से संक्रमित हैं, पर उसके स्थान पर पत्थर उनके हिस्से में आ रहे हैं, उनके हिस्से में हमले आ रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण समाचार पत्रों में साया एक खबर है। चेन्नई में एक चिकित्सक है, न्यूरोसर्जन साइमन हरक्यूलिस। उनकी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। जब उनके साथी चिकित्सक उनके शव को दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जब कब्रिस्तान गए, तो लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। उनका मानना था कि अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा तो हम सब भी संक्रमित हो जाएंगे। 2 जगह पर इस प्रकार की घटना हुई। तो हम विवश हो गए इस बात पर विचार करने के लिए कि आखिर हम जा कहां रहे हैं? क्या हमारे समाज बनाया है? क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं? और क्या इसी व्यवहार के लिए यह भगवान हकदार है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो विषय से संबद्ध है। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम मंत्री और स्वास्थ्य महकमे को देख रहे टीएस सिंहदेव जी। तो वहीं हरियाणा में स्वास्थ्य के साथ साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाने वाले अनिल विज साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। चिकित्सकों की पीड़ा को, चिकित्सकों की तकलीफ को, चिकित्सकों के दुख को व्यक्त करने के लिए हमारे पास देश के जाने माने चिकित्सक, वर्धा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रो चांसलर वेद प्रकाश मिश्रा जी भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। और साथ साथ जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी बात रखने के लिए, सामाजिक समस्याओं पर रोशनी डालने के लिए भोपाल से हमारे साथ में मुकेश नायक जी हिस्सेदारी कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले वेद प्रकाश मिश्रा जी से करते हैं। वेद प्रकाश मिश्रा जी से चर्चा की शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं कि बतौर चिकित्सक वर्तमान स्थितियों के लिए वह किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये तीनों सवाल मिश्रा जी आपसे हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि अत्यंत एक मौलिक और आवश्यक विषय पर आपने एक बुनियादी सवाल उठाया है। जी ये बात बिल्कुल सच है कि आज इस कोरोना की जंग
जो लोग लड़ रहे हैं, जिन्हें मैं कोरोना योद्धा की संज्ञा के साथ देखता हूं, जी उसमें हेल्थ वर्कर्स, जिसपे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, ये अग्रगामी हैं। इस जंग के अंतर्गत इन योद्धाओं का पराक्रम, ये हमारे लिए सबसे बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है। जी मूल प्रश्न इसके अंतर्गत मेरे सामने 3 हैं। जी इन योद्धाओं को अपनी जंग के अंतर्गत निष्ठा, ईमानदारी से लड़ने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, उनका मुहैया होना जरूरी है। जी मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, योग्य वातावरण है, सुरक्षा है, ये अत्यंत मूलगामी आवश्यकताएं हैं। हेल्थ वर्कर्स अपना काम निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ, लगन के साथ, अपनी जान को जोखिम में डाल करके निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। मूल प्रश्न यह है कि उसे रिकॉग्निशन मिले, ये अपेक्षा नहीं है, परंतु जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया, वो केवल निंदनीय नहीं है, वो सोचनीय है। वो कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच में हम इतने संवेदन शून्य हो गए? क्या सचमुच में हम सामाजिक दृष्टि से इतने विवेक शून्य हो गए? क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए? क्या हम इनके पराक्रम की, निष्ठा की इस प्रकार से हम उन्हें जाकर के उत्तर देने की भूमिका में आकर के खड़े हैं? यह अत्यंत चिंता का विषय है। और इसलिए प्रश्न हेल्थ वर्कर्स के अपेक्षा की नहीं है। वे तो अपने काम में लगन के साथ में काम कर ही रहे हैं। अपेक्षा समाज से है, अपेक्षा सरकार से है, अपेक्षा शासन से है कि इस सारे वातावरण के अंतर्गत इन योद्धाओं के पराक्रम की पूर्णाहुति के लिए जो एक योग्य वातावरण उन्हें मिलना चाहिए, जो योग्य सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो अत्यंत अनिवार्य है। मैं इस संदर्भ के अंतर्गत निश्चित तौर के ऊपर में ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आज आवश्यकता डॉक्टरों को सुरक्षा की है। जो घटनाक्रम आप जिसका जिक्र चेन्नई की घटना का कर रहे हैं, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लोग अपनी जान पर जोखिम लेकर के इसलिए अपने कर्तव्य पालन का निर्वाह नहीं करते कि उन्हें उनकी मौत के बाद डिग्निफाइड डेथ और डिग्निफाइड क्रिमेशन, इससे भी उन्हें मोहताज और इसके लिए भी उन्हें महरूम होना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि निश्चित तौर के ऊपर में हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ वायलेंस के प्रोहिबिशन के लिए एक सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल लॉ अत्यंत जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात का आग्रह किया है कि भारत सरकार सेंट्रल लॉ ऑन प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स, इसको लेकर के इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए, जिससे निश्चित तौर के ऊपर में इन तमाम घटनाओं पर इनकी केवल भर्त्सना से गुजारा नहीं होने वाला। इसके लिए एक पूरी लीगल मशीनरी, इसके लिए स्टैट्यूटरी मशीनरी, इसके लिए प्रशासन को अग्रगामी होकर के सुरक्षा के भार का वहन करना होगा। ये इस देश की, समाज की, हेल्थ वर्कर्स की और वक्त की आवश्यकता और अपेक्षा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात वेद प्रकाश मिश्रा जी ने कही। उन्होंने कहा कि सम्मान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सुरक्षा तो कम से कम उपलब्ध कराइए। हमारे साथ अनिल विज साहब है। अनिल विज साहब, डॉक्टर को अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नहीं मिल रहा है, ये तो ठीक है, पर इसके अलावा भी कुछ और घटनाएं हैं। घटनाएं इंदौर के संदर्भ में है। 2 चिकित्सक इलाज की प्रक्रिया के दौरान संक्रमित होकर अपनी जान गंवा बैठे। आरोप है कि उनको जो सुरक्षा उपकरण मिलने चाहिए थे, वो उपकरण नहीं उपलब्ध कराए गए। दूसरी समस्या इस बात की कि जो चिकित्सक, जो पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात लग के अस्पतालों में ड्यूटी निभा रहा है, कोरोना से ग्रसित मरीजों का इलाज कर रहा है, वह जब अपने घर की ओर वापस लौट रहा है, जिन मकानों में वह रहता है, तो आसपास के रहने वाले लोग उसे मकान खाली करने के लिए दबाव बना रहे हैं, मकान में रहने देना नहीं चाहते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। तीनों मुद्दों पर आपसे जानना है कि सरकार चिकित्सकों को सुरक्षा दे पाने में क्यों नाकाम, दूसरा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने में क्यों विफल, और तीसरा सामाजिक रूप से जो ये अंधेरगर्दी दिख रही है, इसके लिए आप किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? विशव, देखिए, जो सुरक्षा गेयर्स हैं वो सरकारों को बहुत पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब बीमारी सिर पर आकर खड़ी हो गई, उस वक्त हमने इंतजाम करने शुरू किए। हालांकि अब सब जगह पर इंतजाम कर लिए गए हैं, पीपीई किट्स मुहैया करा दी गई है, N95 मास्क मुहैया करा दिए गए हैं, जो भी और सुरक्षा
उपकरण हैं वो अब सारे देश में मुहैया कराए गए हैं। जब कोरोना ने दस्तक दी थी उस वक्त सारे हिंदुस्तान में इसका टेस्ट करने की एक लैब थी, वो पुणे में लैब थी, बाकी सारे हिंदुस्तान में कोई लैब नहीं थी। लेकिन अब इसके चलते चलते ही सरकार ने 220 लैबें आज हिंदुस्तान में खुल चुकी हैं जिनसे इसका टेस्ट किया जा सकता है। जो ये घटनाएं हो रही हैं ये समाज का एक घिनौना चेहरा लोगों के सामने प्रदर्शित कर रही हैं कि माना कि डॉक्टर भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है जी। आज इस बीमारी के अवसर पर कोरोना जिसको हो जाता है, जिसका पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है, एक तरह से आप समझिए कि उसको सारी दुनिया उजड़ी हुई नजर आती है। और ऐसे समय में हमारे डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेज ये ही हैं जो आकर सहारा देती हैं, ठीक करती हैं, इलाज करती हैं और कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अगर मैं हरियाणा का ही उदाहरण दूं तो हमारे हरियाणा में 255 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे जिसमें से 147 ठीक होकर घर पर जा चुके हैं। ये ठीक डॉक्टर्स ने किए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ ने किए हैं। नहीं तो ये बीमारी जो जानलेवा बीमारी है जिसने सारे विश्व में अपना आतंक मचाया है और लाखों की संख्या में जिसकी ने लोगों को अपने आगोश में लिया है, उनको डॉक्टरों की मदद के बिना बचाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि समाज में कहीं ना कहीं पर ये शिक्षा की कमी है, जहां कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इन चीजों को ना समझ करके जिन लोगों पर फूल बरसाने चाहिए थे, वो जब उनके गली मोहल्ले में टेस्ट करने के लिए जाते हैं, जब उनके सैंपल लेने के लिए जाते हैं, जब वो क्वारंटाइन करने के लिए जाते हैं, जब वो कंटेनमेंट जोन जो कि पूरी तरह से एक ग्रसित जोन मानी जाती है उसमें जाते हैं, अपना जान हथेली पर रख कर जाते हैं। और जो लोग उन पर फूल बरसाने की बजाय जो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और मैं मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसके लिए मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। आपने कहा कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, आपने कहा कि समाज का बड़ा घिनौना स्वरूप इसमें दिखता है, लेकिन शासन की विफलता भी तो इसमें दिखती है साहब। इससे आपका इंकार है कि शासन अपने इन योद्धाओं के संदर्भ में वो सुरक्षा दे पाने में नाकाम साबित हो रही है जो उसे उपलब्ध करानी चाहिए थी? इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? आप क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री नहीं गृह मंत्री भी हैं, इसलिए आपसे यह सवाल है। देखिए, सुरक्षा भी पूरी तरह से मुहैया कराई जा रही है और जहां तक मैं जानता हूं कि जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार रही हो, मैं एक सरकार या दूसरी सरकार की बात नहीं करता हूं, सरकारों ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। सरकारों ने कार्रवाई भी की है, ये कहना है अनिल विज साहब का। लेकिन अनिल विज साहब, इसमें एक और पहलू दिखता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उसमें एक समुदाय विशेष की संबद्धता को लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह साजिशन किसी एक समुदाय विशेष की कोशिश है या केवल और केवल जहालत, अज्ञान, अशिक्षा इसका मूल कारण है? देखिए, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं किसी को किसी समुदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन यह भी हकीकत है कि जितनी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में अधिकतर एक विशेष तबके ने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें उनकी शिक्षा
में कमी हो सकती है कि उनकी शिक्षा ऐसी उनको दी गई हो, उनके जो धर्म गुरु हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने उनको ऐसी ही शिक्षा दी होगी कि इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा उसी वर्ग के द्वारा की जा रही है। ऐसी घटना इसी वर्ग के संदर्भ में की जा रही है। हमारे साथ मुकेश नायक जी, फिर मैं टीएस सिंह जी के पास रुक करूंगा। मुकेश नायक जी, आप तो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चिकित्सा क्षेत्र से भी आपकी संबद्धता रही है, रेड क्रॉस सोसाइटी में बहुत बड़ा काम आपका रहा है। आपसे जानने का विषय है कि डॉक्टर्स के संदर्भ में दो किस्म के विचार चलते हैं। एक विचार इस रूप में कि डॉक्टर्स तो भगवान है, जैसा हमने कहा कि जिन परिस्थितियों में, लेकिन एक तरफ लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स में एक वर्ग ऐसा भी आ गया है जिसने इस पेशे की जो विशेषता थी, जो इसके प्रति सम्मान था, उसे अपने ही क्रियाकलापों से खंडित किया है। आपसे जानने का विषय है कि क्या मौजूदा स्थितियों के लिए सरकार और समाज को ही आप जिम्मेदार मानते हैं, या चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इनका भी कहीं दोष आप देख पाते हैं इस संदर्भ में, और उनके स्तर पर भी आत्ममंथन की कोई जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, जो भी जिम्मेदारी और कर्तव्य है व्यक्ति के सामने, ये समय, काल और परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी मानव सभ्यता ने सारे संसार में, पूरी धरती पर ऐसा समय कभी नहीं देखा। जी। हम सृष्टि के विकास क्रम को, सृष्टि के सृजन को और सृष्टि के इतिहास को, मानव सभ्यता के इतिहास को भी अगर देखें तो वैदिक काल से लेकर आज तक इस तरह की महामारी का कोई शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में और हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। ये एक विशेष परिस्थितियों का निर्माण धरती पर हुआ है, और इसमें जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई जीतना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति स्वयं अपने साथ रहे। अभी दूसरे के साथ रहने का समय नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव में स्वयं के साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए उसके लिए मुश्किल दौर है। स्वयं की भी जिम्मेदारी लेने होगी। अगर स्वयं की जिम्मेदारी व्यक्ति ले लेता है तो दूसरे की जिम्मेदारी अपने आप पूरी हो जाती है। जहां तक घटनाओं की बात जो आप कर रहे हैं, पूरे देश में जो हो रही है, पिछले अनेक वर्षों से इस देश में एक वर्ग है जिसका ये स्वभाव बन गया है कि बिना परिचय के किसी भी व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ना, बर्बर हिंसा, रक्तपात करना और पूरे जीवन मूल्यों को रौंद कर रख देना, ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, यातायात को बाधित कर देना। वर्तमान समय में जो डॉक्टर, जो सुरक्षा कर्मी और जो सप्लाई चेन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उपभोक्ता सामग्री को अनिवार्य जरूरतों की पूर्ति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसी सारे लोगों की सुरक्षा की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी आम जनता की है। जो घटनाएं देश में हो रही हैं, केवल धर्म को जो लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हमारे गुरुद्वारे, हमारे चर्च, हमारी मस्जिदें, हमारे मंदिर मरने के स्थान नहीं है, वो प्रार्थना करने के स्थान है। और जो धर्मगुरु ये बता रहे हैं कि अगर मरना है तो हमारे धर्म स्थान से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता मरने के लिए, वो धर्म को केवल मानते हैं, जानते नहीं हैं। जिस तरह का वातावरण पूरी दुनिया में आज है, इसमें जिस तरह के पुराने और पारंपरिक विचार हैं लोगों के, और जो फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो सुरक्षा का गलत बोध है, ये इसके पीछे ये डर काम कर रहा है। आप देख लीजिए कि जहां जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, वहां लोगों को ये समझा दिया है कि सब भगवान करेगा, सब प्रभु यीशु करेंगे, सब अल्लाह करेंगे। अरे ईश्वर और जो मालिक है वो केवल साक्षी भाव है, वो आपके दैनिक के जीवन में वो कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने आपको विवेक दिया, आपको ज्ञान दी, आपको बुद्धि दी, आपको उसका उपयोग करना है। ये भगवान ने आपको दिया है, अल्लाह ने आपको दिया है, और अलग से कुछ नहीं करता है भगवान और अल्लाह। दूसरी चीज मुझे ये कहना है कि देखिए, जो लोग ये एक मूर्खता का मनोबल तैयार कर रहे हैं, मूर्खता का मनोबल से मेरा आशय है, किसी को धन का मनोबल होता है, किसी को ज्ञान का मनोबल होता है, किसी को शक्ति का मनोबल होता है, एक मूर्खता का भी मनोबल होता है। ये मूर्खता का मनोबल, धार्मिक लोग ये मूर्खता का मनोबल पैदा करते हैं पूरी दुनिया में, और सभी धर्मों के लोग इस अज्ञान के शिक्षक हैं, जिससे बच के रहना होगा। और हमें जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं,
जो जान हथेली पर रखकर हमारी सेवा में आज लगे हुए हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाना है, उनकी सहायता भी करना है, उनके कर्तव्य पालन में हमें बाधा भी पैदा नहीं करना है और अकेले रहना है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें मुकेश नायक जी ने इस विचार के साथ में दी है कि मूर्खता का जो मनोबल है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब हैं। टीएस सिंहदेव साहब भी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। सिंहदेव साहब जी भी लगातार विचार कर ही रहेंगे होंगे इस समस्या के संदर्भ में। पूरे देश और दुनिया की बातें आप पढ़ रहे हैं इस दौरान। सिंहदेव साहब, आपसे जानने का विषय है, क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसा समाज तैयार कर पाने में नाकाम रही कि इस कठिन परिस्थिति में समाज को क्या आचरण करना चाहिए? यह भी सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि वह लोगों को बीच में एक समझ पैदा करे। क्या आपको लगता है कि कोरोना के संदर्भ में जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अपने नागरिकों के बीच सही तरीके से समझाने में, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की, सरकारें उतना कामयाब नहीं हो पाई और इसके कारण से इन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या भी हमले में घायल हुए, चाहे मुरादाबाद की करें चाहे इंदौर की बात करें, विफल रही? जी हिमांशु जी, प्रणाम जी। सभी दर्शकों को और साथ में डॉक्टर साहब को, माननीय विज जी को और माननीय मुकेश नायक जी को प्रणाम कहता हूं। जी, ये मानव समाज और उसका आचरण, ये बड़ी कठिन सी बात है और निसंदेह समाज के विचारक, समाज के व्यवस्थापक और उनमें अहम भूमिका सरकारों की रहती है। कैसे हम समाज की सोच को विकसित कर पाते हैं, कैसे उसको किसी दिशा में ढाल पाते हैं, ये बहुत कठिन काम भी होता है और सरकारें भी अपने दायित्व से निसंदेह पीछे नहीं रह सकती। ऐसा वातावरण बनाना, मान लीजिए आज अगर कहीं समुदाय किसी विशेष को कहीं सीज मेंटालिटी में ना आ गए हों, उनको ये मत लग रहा हो कि हम घिर गए हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का वार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, किसी भी समाज के किसी भी हिस्से को, चाहे वो वर्ण के आधार पे हो, चाहे उनके बसाहट के आधार पे हो, चाहे क्षेत्र के आधार पे हो, चाहे किसी अन्य कारण से हो, ये एक अहम जिम्मेदारी सरकारों की हो जाती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, कि वातावरण ऐसा बनाए कि वाकई में सिर्फ कहने के लिए नहीं, वाकई में सरकार के लिए, सबके लिए एक सा नजरिया है। हमारे नजर में, सरकार के नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी का कोई रंग नहीं, किसी का कोई भेद नहीं। ये वातावरण बनाना बहुत कठिन होता है, वरना हम जातियों में सिमट जाते हैं, क्षेत्रों में सिमट जाते हैं, भाषाओं में सिमट जाते हैं, धर्मों में सिमट जाते हैं, रंगों में सिमट जाते हैं, बोलियों में सिमट जाते हैं। और ये कारण होता है कि कहीं अगर थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता है तो दबाव में, जब मानव दबाव में रहता है तो उनका आचरण फिर हिंसात्मक भी हो जाता है, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पुलिस कर्मियों को सामना करना पड़ता हो, चाहे जनप्रतिनिधियों को सामना करता हो, या समाज के लोगों को एक दूसरे के आचरण में ऐसा सामना करना पड़ता है। तो वाकई में ये जो स्थिति है बहुत बहुत कठिन है और निसंदेह जो सबसे बड़ी जवाबदारी तंत्र में किसी की अगर होती है तो जो शासन में होता है, निसंदेह उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। फिर समाज के विचारक जो दिशा देते हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों की भी मानसिकता को ढालते हैं, उनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है। और जो प्रमुख लोग अपने अपने क्षेत्रों में होते हैं, जो समाज में अगुवा के रूप में देखे जाते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे लेबर यूनियन से जुड़े हों, चाहे किसानों के यूनियन से जुड़े हों, चाहे कर्मचारियों के यूनियन से जुड़े हों, ये सब की भी जो जितना आगे है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, जो जितना भी जगह पे है सबकी जिम्मेदारी है। हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि लोगों में अज्ञान या अशिक्षा है, इसलिए ऐसा वातावरण निर्मित है। लेकिन आज सुबह ही समाचार पत्रों में खबर है, मध्य प्रदेश में एक जिला है राजगढ़ में कलेक्टर साहब बैठक ले रहे थे डॉक्टरों की, और डॉक्टरों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, नतीजे ये हुआ कि सीएमएचओ समेत सारे डॉक्टर से बैठक छोड़कर चले आए। उस दुर्व्यवहार से आहत होकर काम करने से इंकार कर दिया। इतना अपमान उन्होंने महसूस किया। फिर आज दोपहर में वहां के सांसद, विधायकों ने मध्यस्थता करके उस विषय को संभाला। जानने का विषय है कि हमने बड़ी आसानी से एक समुदाय विशेष के ज्ञान को लेकर सवाल उठा दिया, हमने आसानी से समाज की अशिक्षा पर सवाल लगा दिया, लेकिन जो इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं
उनके द्वारा चिकित्सकों के संदर्भ में जो अमूमन रवैया रहता है, जो व्यवहार रहता है, उसको भी आप किस हद तक इस बातों के लिए दोषी मानते हैं कि जब प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग भी इस वर्ग के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा दुस्साहस करेंगे, तो फिर आम आदमी से किसी प्रकार की अपेक्षा कैसे कर ले रही है सरकार या समाज? जी, मेरे से आपने हिमांशु जी जी, आप ही से मेरी बातचीत का संवाद। जी जी, निसंदेह मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि जो जितना आगे है, जिम्मेदारी के जो जितने आगे के स्थान में है, उनकी जवाबदारी उतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ऐसा वातावरण भी निर्मित करें, उसको बनाएं और उसको चलाएं जिसमें सबको लेके चल सकें। वो किसी से बड़े अपने आप को अगर बताएंगे तो एक टूट सी बन जाती है समाज में। लोग, अरे हम तो इतने बड़े हैं, वो देखो वो तो हमको छोटा मानता है। यहां से भेद जो चालू होते हैं वो आप किसी भी परिदृश्य में देखिएगा, जो अपने को जितना बड़ा मान के चलता है वो उतनी ही बड़ी खाई को समाज में पैदा करता चलता है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी सामाजिक व्यवस्था के जिम्मेदारी के ओहदे में क्यों ना बैठा हो, सबसे बड़ी चीज चालू होती है ये अहम की भावना अगर कहीं है तो वो दुराव, अलगाव और खाई को उत्पन्न करती है। एक प्रशासनिक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। आपने वेद प्रकाश मिश्रा जी की बात सुनी थी, बहुत एक काबिल चिकित्सक हैं, बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने एक जरूरत बताई कि एक सख्त कानून की जरूरत है। वो कानून केंद्रीय स्तर पर उन्होंने अपेक्षित किया है, पर आप छत्तीसगढ़ सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, क्या इसकी दृष्टि से छत्तीसगढ़ सरकार कम से कम कुछ सुनिश्चित कर रही है डॉक्टरों की सुरक्षा के संदर्भ में? सिंहदेव साहब। डॉक्टर्स के लिए, वकीलों के लिए और अन्य समाज के लोग, पत्रकारों के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए कि उनको कामकाजी क्षेत्र में रक्षा सुरक्षा मिले। लोग ये कहते हैं जरूर कि सीआरपीसी है और उसमें सारे प्रावधान है, अगर कहीं हिंसा होती है तो उसमें कार्रवाई के प्रावधान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में काम करने वाला विशेष वर्ग, ये 3 लोगों से मेरी जब मुलाकात हुई थी तो तीनों वर्ग के लोगों ने ये कहा। मैं मीडिया के संदर्भ में तो वाकिफ था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब वकीलों ने भी कहा और डॉक्टर साहबों ने भी कहा कि नहीं, हमको भी कामकाज की जगह में विशेष सुरक्षा के कानूनों की आवश्यकता है। और ये हम लोगों से, मेरे से ये मान लीजिए कि अभी तक चूक माना जाना चाहिए कि हमने काम तो उस पर किया है, लेकिन इतने समय, इतने महीने बीतने के बाद भी विधानसभा के पटल में कानून के रूप में उसको नहीं ला पाए हैं। मीडिया के संदर्भ में आई है बात, लेकिन वकीलों के संदर्भ में और डॉक्टर्स के संदर्भ में भी ये बात आ जानी चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी भावना है और मांग है, ऐसी आवश्यकता है, आवश्यकता है, ऐसा सिंहदेव साहब महसूस करते हैं और ये लाया जाना चाहिए इसके संदर्भ में। लेकिन मैं अब डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास में वापस लौटता हूं। और वेद प्रकाश जी, जो डॉक्टरों के संदर्भ में हमारी चिंताएं, हमने इस पर बात की, लेकिन क्या वास्तव में इसके लिए केवल और केवल समाज और सरकारी जिम्मेदार है, या आप डॉक्टरों को भी किसी स्तर तक दोषी पाते हैं? 2 घटनाओं का उल्लेख आपके सामने करता हूं। कोरोना का संक्रमण आया, मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, वहां के जिला चिकित्सालय में 8 डॉक्टर थे, 8 ने काम पर आना ही छोड़ दिया। सरकार बुलाती रह गई, प्रशासन बुलाता रह गया, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं हम ही कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं, वह अस्पताल नहीं आए। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर थे। आखिर में उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। युद्ध के समय पर मैदान से पीठ दिखाने के बाद किसी सम्मान या सुरक्षा की अपेक्षा कैसे समाज स्वीकार करे? एक दूसरा उदाहरण ग्वालियर के संदर्भ में, वहां पर 92 नए डॉक्टर्स को ज्वाइनिंग कराया गया था। उनमें से 50 ने जैसे ही कोरोना का संक्रमण हुआ नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इतना भय, इतना ज्यादा डर, इसके संदर्भ में भी क्या, जो आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हवाला दे रहे थे, जरूरी कानून का हवाला दे रहे थे, सुरक्षा के लिए होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी के संदर्भ में भी किसी कानून की जरूरत आप जैसा वरिष्ठ चिकित्सक महसूस करता है? नहीं, आपका प्रश्न अत्यंत स्वीकार्य है, ग्राह्य है। 2 चीजों को हमें स्पष्ट ध्यान में रखना होगा।
कर्तव्य परायणता, कर्तव्य दक्षता, ड्यूटी बाउंडेडनेस ये निश्चित तौर पर आवश्यक है। और डॉक्टरी पेशा तो अपने आप में एथिकल कंडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जी हम हिपोक्रेट्स ओथ के साथ बंधे हुए हैं जी और इसलिए निश्चित तौर के ऊपर में आवश्यक सेवाओं को देना ये केवल आवश्यक नहीं अपरिहार्य है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं को एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। जी मेरी स्पष्ट धारणा है कि पलायन के लिए किसी के पास कोई रास्ता खुला नहीं होना चाहिए और पलायनकर्ता की दृष्टि से भी अगर कानून बनाया जाना आवश्यक है तो उसकी भी मैं सिफारिश करता हूं। दूसरी तरफ मेरा बुनियादी मुद्दा जो मैंने आग्रह के साथ रखा जी। कि कर्तव्य परायणता के निभाने के लिए भी एक वातावरण की आवश्यकता है, जी। एक सुरक्षा की आवश्यकता है, एक माहौल की आवश्यकता है, उसे देना भी निश्चित तौर के ऊपर में केवल समाज की जिम्मेदारी नहीं, शासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। आज इस तकदीर के तिराहे पर खड़े होकर के हम और आप अगर केवल एडवाइजरीज के सहारे चीजों का निदान और निष्कर्ष निकालने की बात करेंगे तो ये केवल अपने आप को बहलाने और फुसलाने जैसी बात होगी। जी समाज केवल संस्कार से नहीं चल सकता, जी समाज के अंतर्गत आज की परिस्थितियों में एक डर भी आवश्यक है। जी मैं किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेकर के चलूं, ये मेरी प्रवृत्ति अगर किसी डर के अभाव में है तो निश्चित तौर के ऊपर में हमने कहीं न कहीं किसी न किसी कमजोरी को स्वीकार कर लिया है। और इसलिए मेरा आग्रह बड़ा स्पष्ट है। आईएमए ने साफ तौर के ऊपर में व्हाइट अलर्ट घोषित किया और आपने भी अभी मैंने देखी, आपने क्लिप दिखाई कि कल के दिन ब्लैक डे का ऑब्जर्वेंस आईएमए कर रहा है। आईएमए ने निश्चित तौर के ऊपर में डॉक्टरों की जिम्मेदारी के निर्वहन का केवल एडवाइजरी नहीं दी है, स्पष्ट किया है कि डॉक्टर की यह जिम्मेदारी है कि उसे अपनी कर्तव्य दक्षता, अपनी कर्तव्य परायणता इसको निभाना होगा। परंतु आप सेनानी को युद्ध पर भेजें और आप उसे कहें कि तेरे पास में हथियार के बिना ही तुझे युद्ध लड़ना होगा, ये नाकाफी है। आपको योद्धा को पूरी सज्जा के साथ में तैयार करके भेजना होगा। इसलिए सबसे पहले जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि योद्धा लड़ेगा, लेकिन योद्धा को जब तक आप असबाब नहीं देंगे, जब तक आप उस सेना को उसके सारे असबाब अस्त्र शस्त्रों के साथ लैस नहीं करेंगे, उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और केवल समाज से अपेक्षा करेंगे कि उसके संस्कारों के माध्यम से उसकी सुरक्षा हो जाए, ये नाकाफी है। स्टेट्स के अंतर्गत डॉक्टर के प्रोहिबिशन के वायलेंस 19 स्टेट्स ने कानून बनाए। मैं स्पष्ट तौर के ऊपर में जानना चाहता हूं कि इन कानूनों के माध्यम से हमने क्या हासिल कर लिया? कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इतने लचर कानून बने और इसलिए आवश्यकता इस बात की है, सीआरपीसी अगर एडिक्वेट होती तो निश्चित तौर के ऊपर में आज जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ना आए होते। निश्चित तौर के ऊपर अगर आईपीसी इसको डील करने में सक्षम होती तो डॉक्टर बौराए हुए नहीं है कि वे केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने इसके ऊपर में एक समिति का गठन किया, मसौदा तैयार हुआ, आईएमए उसका हिस्सा था, आईएमए की अध्यक्षता के अंतर्गत पूरे बिल का मसौदा बना, टेक्निकल कारणों के साथ उसे ठंडे बस्ते के अंतर्गत डाल दिया गया। और इसलिए डॉक्टर जो अपेक्षा कर रहा है, आईएमए जो अपेक्षा कर रहा है, वो केवल भिक्षा पात्र लेकर के अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए अपनी सुरक्षा की बात करना चाहता है, एक वायलेंस फ्री एटमॉस्फेयर चाहता है, एक सिक्योरिटी और सेफ्टी का दरकार वो चाहता है, एक आश्वासन चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेवाएं ये दोनों वो सहजता के साथ, सरलता के साथ उपलब्ध कराए लोगों के इंटरेस्ट के अंतर्गत। मैं बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये केवल इंसानियत का तकाजा नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति है कि हम उस सुरक्षा को पूर्ण रूपेण स्थापित करने के अंतर्गत असफल साबित हो रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि स्टेट्स नहीं, केंद्रीय कानून आए, चाहे तो सीआरपीसी के अंतर्गत अमेंडमेंट करके निश्चित तौर के ऊपर में उस प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स एंड नॉट ओनली हेल्थ वर्कर्स, जितनी एसेंशियल सर्विसेज आप एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत शामिल करते हैं, उन एसेंशियल सर्विस को रेंडर करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम सेवकों को आपको विशेष कानून के तहत सुरक्षा प्रदान करना ये अग्रक्रम से कर्तव्य हो जाता है। ये वॉर फुटिंग के ऊपर में काम होना चाहिए, या अब ये एडवाइजरी से काम होने की स्थिति नहीं है। आवश्यकता हो तो सरकारें, और सरकारें क्यों,
हमारा तो निवेदन है कि केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करके इस प्रोहिबिशन के ऊपर, इस प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर दैट मैटर ए broadened ambit which should be in a position to cover every worker who is required to be rendering essential services, ये अविलंब स्थापित कर दिया जाए और घटनाक्रमों का इंतजार न किया जाए। इंसानियत की अपेक्षा एक बात है और सुरक्षा की उपेक्षा उससे अधिक घातक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात वेद प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं कि सुरक्षा की उपेक्षा ये कतई स्वीकार्य नहीं है। अनिल विज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर बात पर बहुत स्पष्ट राय रखते हैं। अनिल विज साहब, आपसे जानने का विषय है, आपकी प्रदेश में सरकार है, जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार है उसी की केंद्र में सरकार है। आपसे जानना है क्या अड़चन है अत्यावश्यक सेवाओं के संदर्भ में, ये सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के संदर्भ में, डॉक्टर्स के संदर्भ में उनको सम्मान नहीं, सुरक्षा उपलब्ध कराने के संदर्भ में अड़चन क्या है? देखिए, सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो मौजूदा कानून हैं वो भी सक्षम हैं। जरूरत उनको लागू करने की है, उन पर अमल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मौजूदा कानूनों के तहत हम लोगों को उनका सजा नहीं दे सकते हैं या उसका सबक नहीं सिखा सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता यह है कि सब अपना काम करें जी। धर्मगुरु अपना काम करें, संस्कार देने का काम करें, समाज शास्त्री अपना काम करें और शासन अपना काम करे जी। अगर सब अपना काम करेंगे तो इस प्रकार की जो आज ऐसे समय में ये हमें दृश्य देखने को मिल रहे हैं, इनसे बचा जा सकता है। और बहुत अच्छे तरीके से ये जो युद्ध है, ये जो एक युद्ध आज हम लड़ रहे हैं, एक सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं, और जिस युद्ध में हमें केवल और केवल हमारे डॉक्टर्स ही हमारी नैया को पार करा सकते हैं, हमारे साइंटिस्ट हमारी नैया को पार करा सकते हैं, हमारे जो अन्य योद्धा हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ और लोग भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी लॉकडाउन करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहा है और नगर पालिका कर्मचारी भी सैनिटाइजेशन करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे ना आकर पीछे रहकर नीति बनाने का काम कर रहे हैं। ये सारे जरूरी हैं। हम लड़ाई तब ही जीत सकते हैं, तब ही इस दुश्मन को हरा सकते हैं अगर सब लोग हम अपना अपना काम ठीक ढंग से करें। साहब, आपने बहुत विस्तार से बात की, लेकिन वेद प्रकाश साहब की बात अनुत्तरित रह गई। उन्होंने बुनियादी बात उठाई है। उन्होंने कहा कि आप कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उनकी हौसला अफजाई की बात करते हैं, योद्धा को सीमा पर भेजने की बात करते हैं, लेकिन बगैर असबाब के साथ, बगैर जरूरी सामान के साथ में आप तमाम विषयों पर ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। मौजूदा समय में घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे आपका भी इंकार नहीं है। जो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर काम पर हैं, सरकार इतना तो कर ही सकती है कि उनकी सुरक्षा के संदर्भ में समुचित कदम उठा ले। एक ऑर्डिनेंस लाना है, लंबे समय से लंबित है चिकित्सकों के संदर्भ में। मौजूदा कानून पर्याप्त होते तो केंद्र सरकार ये पहल ही क्यों करती, पहल करके यहां तक पहुंचती क्यों? जब यहां तक पहुंच गई है, क्या आपको नहीं लगता उचित समय है कि इसको अमल में भी ला दिया जाए? नहीं, जिनको इस पर विचार करना है, केंद्र सरकार भी किसी पहलू को अनछुआ नहीं छोड़ रही। केंद्र सरकार ही इसका अग्रदूत बनकर ये लड़ाई लड़ रही है और सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और सारे देश ने भी ताली बजाकर भी, दिया जलाकर भी ये बता दिया कि सारा देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है और प्रधानमंत्री जी के आदेश के पीछे खड़ा है। जहां कानून बनाने की बात है, जिनके ऊपर ये दायित्व है, यकीनी तौर पर वो इस पर जरूर विचार कर रहे होंगे। लेकिन जब तक मेरा ये कहना है कि मौजूदा कानून में भी कोई ऐसी जो
कमियां नहीं है कि इस प्रकार की उद्दंडता करने वाले को हम दंड न दे सकें। शासन का काम है दंड देना। जो इस प्रकार की उद्दंडता करें उनको हम दंड दें, और दंड देने के लिए अनेकों धाराएं हैं हमारे कानून में जिनके तहत उनको दंड दिया जा सकता है। साहब, मामला इतना सरल नहीं है जितना सरल आप व्यक्त कर दे रहे हैं। डॉक्टर्स के सामने चुनौतियां कई रहती हैं, उनके पास मरीज आते हैं, मरणासन हालत में आते हैं, लोग लेकर हाथ जोड़कर आते हैं। अगर मरीज बच नहीं पाता है तो अपने हाथ खोल लेते हैं। ये इंसिडेंट बतौर गृह मंत्री भी आप देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी देखते हैं। लोग मरीज को लेकर आते हैं, निजी अस्पताल में आते हैं, चाहते हैं बढ़िया से इस कार्यक्रम के माध्यम से कि चिकित्सक अपना कर्तव्य पालन करते हुए अगर किसी प्रकार के असम्मानजनक स्थितियों का शिकार हुआ है या उसके साथ बदसलूकी हुई है, उसमें कोई अगर व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो तो इसका एक उदाहरण वर्तमान कानून में बता दिया जाए। सामान्य तौर पर किसी ने हमला किया, किसी ने पिटाई कर दी और उस पर 323, 326, 506 भी के अगर मामले दर्ज हुए हैं, 307 के मामले दर्ज हुए, उस पर कोई दोषी ठहरा दिया, बात अलग है। पर चिकित्सक के कर्तव्य पालन के दौरान जो उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके संदर्भ में वेद प्रकाश जी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं वापस आता हूं मुकेश नायक जी के पास, और नायक साहब आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो चिकित्सकों के सामने चुनौती है कर्तव्य पालन के संदर्भ में, पर इस सवाल से आप इंकार करेंगे कि बीच बीच में चिकित्सकों के स्तर पर भी कहीं ना कहीं ऐसा आचरण होता है जिससे समाज में उनकी जो है छवि खंडित होती है। जैसे मरीज नहीं रहा, उसकी लाश को लेकर हॉस्पिटल में बैठ गए जब तक बिल क्लियर नहीं होगा, इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। और जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो समाज में जो चिकित्सक को लेकर एक सम्मान का भाव रहता है, भगवान के सदृश समझने की बात होती है, वही लोग उसे शैतान बताने लगते हैं। क्या महसूस करते हैं आप इस संदर्भ में? देखिए, मुझे दो चीजें कहनी है। ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। पहली बात तो ये कि इस पूरे कोरोना की लड़ाई जीतने के बाद पूरे भारत की चिकित्सा के इक्विपमेंट के लेवल पर, डॉक्टर्स के लेवल पर, इसके बुनियादी ढांचे को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़े परिवर्तन आने की संभावना है। मैंने, हिमांशु जी आपको पता है कि मैंने सिद्धांता रेड क्रॉस सोसाइटी का हॉस्पिटल 7 साल वहां बैठकर खुद बनाया है जी। और ये पहला हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जिसने आजादी के बाद लीवर ट्रांसप्लांट किया जी। बाकी तो सारे वो सुपर स्पेशलिटी है, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट होना, बाईपास सर्जरी होना, जॉइंट्स चेंज होना, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सेंट्रल इंडिया में आंतों का, पेट की आंतों का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 हॉस्पिटल है जी। जब हम यहाँ काम करते थे तो हमने इन चीजों को समझा। पहली चीज तो ये निर्णय किया कि जो भी मरीज भर्ती हो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, और केवल उसकी नहीं, उसके साथ आने वाले परिजनों की प्रॉपर काउंसलिंग हो। उनको पूरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बताई जाए, पैथोलॉजी की रिपोर्ट बताई जाए, एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट्स बताई जाए, और प्रॉपर उनके साथ किस तरह का गंभीरता है मरीज के पूरे इलाज को लेकर, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रख दिया जाए। और मरीज के साथ केवल एक अटेंडेंट रहे, दूसरा भीड़ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिन हॉस्पिटलों में प्रॉपर काउंसलिंग होती है, डॉक्टर्स की भी काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है जी। मरीजों और परिजनों की भी काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दें तो छोटे जिलों में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स ही नहीं है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है, एमएस सर्जन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। फिर आप कोई किडनी का मरीज आ गया तो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। कोई यूरिन से संबंधित, यूरिन ट्रैक से संबंधित कोई मरीज आ गया तो यूरोलॉजिस्ट नहीं है। हार्ट से संबंधित मरीज आ गया तो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। दिमाग से संबंधित कोई मरीज आ गया तो ना तो न्यूरो सर्जन है ना न्यूरो फिजिशियन है। हमारे यहाँ 48 घंटे में थायराइड की रिपोर्ट आती है, 48 घंटे में। इस देश में 50% जो रिपोर्टिंग होती है थायराइड की वो गड़बड़ होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के हॉस्पिटल में 2 घंटे में थायराइड की जांच मरीज को मिल जाती है। जब तक आपके पास डायग्नोसिस के, आपके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे कैसे? डॉक्टर करेगा क्या? आपको पहले इक्विपमेंट देना चाहिए, अच्छी लैब देना चाहिए डॉक्टर को,
ताकि डॉक्टर ऑब्जेक्ट पर पहुंच सके, उसका सही इलाज कर सके। जब देखिए हॉस्पिटल में पेशेंट मरते भी हैं, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं मरेगा तो कहां मरेगा जी, क्योंकि कोई आदमी अमर तो है नहीं जी, लेकिन लापरवाही से मरीज नहीं मरना चाहिए। जी, डॉक्टरों के गलत डायग्नोसिस के कारण, गलत हैंडलिंग के कारण अगर मरीज मरता है तो उसके परिजनों में उस तरह का आक्रोश होता है, फिर दुखी आदमी के गुण और दोष नहीं देखे जाना चाहिए, जी, है ना। फिर अनियंत्रित स्थिति होती है। इसलिए प्रॉपर काउंसलिंग हो, आधारभूत ढांचा हो, इक्विपमेंट हो, पैथोलॉजी हो, प्रॉपर डॉक्टर हो, तभी उस मरीज को वहां ले हॉस्पिटल में और उसका इलाज करें। जो लोग अभी कोरोना की जिम्मेदारी को छोड़कर जो डॉक्टर भागे हैं, मुझे केवल इतना कहना है कि उन्होंने जो पलायनवाद का तरीका अपनाया है वो प्रोफेशनल नहीं है, बहुत नॉन प्रोफेशनल जी। है। उन्हें सामना करना चाहिए था, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उन्हें प्रॉपरली इलाज करना चाहिए था और इस महत्वपूर्ण लड़ाई को कमजोर होने से बचाना चाहिए था। बड़े महत्वपूर्ण बात इस चर्चा की एक दिशा दी मुकेश नायक जी ने अपनी बातचीत में। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के संदर्भ में समाधान केवल और केवल कानून से नहीं निकलना है, चिकित्सक अपने दायित्व का सही तरीके से निर्वहन कर पाए, इसके लिए आवश्यक संसाधन भी उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। टी.एस. सिंहदेव जी हमारे पास हैं। सिंहदेव जी लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील भी हैं। मुकेश नायक जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं सिंहदेव साहब आप? जो वेद प्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि कानून होना चाहिए, लेकिन मुकेश नायक जी उस बात को आगे बढ़ाते हैं, कानून भी चाहिए और साथ साथ समुचित संसाधन भी चाहिए, ताकि जिस दायित्व की अपेक्षा चिकित्सक से मरीज रखता है उस दायित्व का वह सही तरीके से निर्वहन कर पाए। सरकार इसमें भी चूक जाती है, सरकार इसमें भी पीछे रह जाती है। जैसे मुकेश नायक जी ने बताया कि 48 घंटे में आप थायराइड का टेस्ट करा रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग करा रहे थे बड़े लंबे चौड़े तरीके से तमाम जगहों पर, अभी रिपोर्ट आई कि वो टेस्ट किट ही खराब है। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में, इस लड़ाई के संदर्भ में? हिमांशु जी, जो मुकेश जी ने कहा बात बिल्कुल सही है कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सरकारों ने, चाहे वो किसी भी दल की रही हो, वो प्राथमिकता नहीं दी है, न देश में, न प्रदेशों में, न वैश्विक स्तर पे, जो देनी चाहिए। और कोरोना के नाम पे अगर वो जागरूकता आ जाए शासकों में कि हमको कहीं ज्यादा और राशि लगाने की आवश्यकता है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की जो बात आती है, कम से कम जो 1948 से यूएन में बात चलती रही है और अब 2030 तक उसको लक्ष्य को प्राप्त करने का हमने एक समय अपने लिए बांधा है। अब वो 2030 को छोड़ के हम 2021-2022 से ये व्यवस्था बना लें। बिल्कुल मुकेश जी ने जिस बात को कहा वो 100% सही है। डॉक्टर साहब अपनी बात कह रहे थे और आपने भी उसके पहले इन बातों को कहा, मुकेश जी ने भी ये कहा। एक तरफ सुरक्षा के वातावरण की आवश्यकता है, कानूनों की बात हो रही है, माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को रखा कि कानून है। अगर किसी को भी लगता है कि सरकारों को और कानून बनाने चाहिए तो कोई हर्ज नहीं है। महिलाओं के साथ जो आचरण दुराचरण हो रहा था, कानून थे, लेकिन एक वातावरण बना कि एक कानून अलग से बनाया जाए, कानून बनाया गया। डॉक्टर्स चाहते हैं वो सरकारों के पास जाएंगे, दिल्ली सरकार के पास जाएंगे, अन्य राष्ट्रीय और राज्य के स्तर के जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाएंगे और चर्चा करें और कानून बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। साथ में जो संवेदनशील, मैं डॉक्टर साहब से भी क्षमा मांगते हुए और सभी डॉक्टर्स जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, क्षमा मांगते हुए इस बात को कि आपने उसको छुआ कि कई बार शिकायतें भी आती हैं, आपत्तियां भी आती हैं। तो जब हम ऐसे कानून को बनाएंगे और हिपोक्रेटिक ओथ की भी बात हम कहते हैं कि डॉक्टर्स को भी इसका पालन करना चाहिए, तो अच्छा मजबूत सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, वातावरण चिकित्सकीय सेवा देने के लिए हम मजबूत से मजबूत वातावरण भी बनाएं। और साथ ही जैसे आर्मी में होता है, ये बड़ी शायद विवादास्पद बात मत हो जाए, वो आर्मी वाले ही उसको करते हैं, कोर्ट मार्शल वाली बात, बाहर वाले नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स का जो समूह है, उनका जो संगठन है, आईएमए है, चाहे जो भी संगठन होगा, दोनों पहलू को लेके हम चलें। ऐसा नहीं है, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, किनके पास जाते हैं? डॉक्टर साहब लोग के पास जाते हैं। लेकिन समाज में चिकित्सकीय व्यवस्था के संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं
उस तरफ भी ध्यान बराबरी से देने की आवश्यकता है। संपूर्ण सुरक्षा हमारे डॉक्टर साहबानों को मिले, इसमें मुझे कतई आपत्ति नहीं है। साथ साथ उसी कानून में या अलग से, जैसा भी आप लोग चाहें, दायित्वों के निर्वहन के लिए भी हम एक सुनिश्चित व्यवस्था बनाएं। तो ये संतुलन जो मरीजों के भावनाओं को व्यक्त करने में हमको हिंसा के रूप में दिखता है, डॉक्टर्स को उस हिंसा का शिकार कभी कभी होना पड़ता है, वो परिस्थिति बनती है। तो ऐसे परिस्थिति का निर्माण करना जहां वो संतुलन भी रहे कि कोई गलत करेंगे, चाहे डॉक्टर्स के ऊपर हमले के रूप में या कहीं अपने दायित्वों से पीछे हटने की बात हमारे चिकित्सकीय समाज के तरफ से आएगी, तो उस परिस्थिति में भी समाज के साथ वो व्यवस्था खड़ी रहेगी। ऐसा संपूर्ण रूप से इस पूरे तंत्र की व्यवस्था को सोच के हम व्यवस्था बनाएं। और निश्चित रूप से जो मुकेश जी ने कहा, अब समय आ गया है कि कम से कम अब तो हम लोग जागें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो व्यवस्था बनाने के लिए हमको राशि खर्च करनी चाहिए, अब सरकारें उसमें पीछे ना रहें। हम इस चर्चा को केवल एक महज वार्तालाप तक सीमित नहीं ले जाना चाहते, बल्कि इसको मुकाम तक भी ले जाना चाहते हैं। आप सिंहदेव साहब और अनिल विज साहब दोनों इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। अभी कोरोना के चलते आप दोनों को यह सहूलियत हासिल हुई है कि देश के प्रधानमंत्री समेत देश के स्वास्थ्य मंत्री से आपका नियमित संवाद हो रहा है। हर हफ्ते ही कोई ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो जाती है। आप दोनों लोग इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि हां, ऐसा कानून होना चाहिए। आपसे जानना चाहता हूं दोनों से इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगली बार जब मौका आता है केंद्र के साथ संवाद का, तो क्या जो बात वेद प्रकाश मिश्रा जी ने उठाई है डॉक्टरों को सुरक्षा देने के लिए एक यथोचित मजबूत कानून की, क्या आपकी तरफ से इस संदर्भ में पहल केंद्र स्तर पर की जाएगी? दोनों से मेरा यह सवाल है, बारी बारी से आप दे सकते हैं। पहले सिंहदेव साहब आपसे। कल ही मैं पत्र भेज दूंगा कि ऐसी भावना, एक जिम्मेदार मीडिया के कार्यक्रम में हम लोग थे, ऐसी बात आई है। मैं अपनी तरफ से ये निवेदन भी करता हूं, सुझाव भी देता हूं कि डॉक्टर साहबानों की मंशा को और काम की परिस्थिति को देखते हुए अगर अध्यादेश लाना हो, आगे कानून लाया जाए, मैं अपनी तरफ से उसमें अनुरोध प्रस्तुत कल ही कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब, आपने इस आग्रह को जो वेद प्रकाश मिश्रा जी के माध्यम से आया आपने स्वीकारा। अनिल विज साहब से भी पूछ लेते हैं, सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र में जो सत्ता में है वहीं प्रदेश में भी वही पार्टी सत्ता में है। विज साहब, आप कुछ पहल करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। और मैंने जैसे पहले बताया कि ऊपरी स्तर पर भी इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये जिस प्रकार से की घटनाएं हो रही हैं, इनको रोकने का प्रयास किया जाए। और हमारी बात होती रहती है, हम जरूर इसकी आगे भी बात करेंगे। जरूर करेंगे, ये कहना है विज साहब का। अब मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर वेद प्रकाश मिश्रा जी के पास रुख करता हूं, क्योंकि वेद प्रकाश मिश्रा जी से ही मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मिश्रा जी, आपकी मांग के संदर्भ में तो जो दोनों सत्तारूढ़ मंत्री हैं उन्होंने सहमति जताई, पर उन्होंने अपेक्षा की है आत्म अनुशासन की, आत्मनियमन की। वह अपेक्षा यह कि चिकित्सक भी जब अपने दायित्वों से दाएं बाएं हों तो उसके संदर्भ में भी कोई नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? इसके साथ में इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले मैं समूची डॉक्टरों की जमात की ओर से और हेल्थ वर्कर की ओर से मैं आदरणीय विज साहब और सिंहदेव साहब, इनका मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने अत्यंत संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ एक बड़े आधार स्तंभ के रूप में एक बड़ा जिम्मेदारी निर्वहन का जिम्मा लिया। हम उनके आभारी हैं। बुनियादी तौर पर हम केवल अगर सुरक्षा का आग्रह करते हैं तो मुझे स्पष्ट कहने दीजिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एथिकलिटी, मोरालिटी, वैल्यू बेस्ड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसका हिमायतदार हमेशा रहा है। हम एक कदम आगे जाना चाहते हैं। हमारी केवल सुरक्षा के लिए कानून न बने, एथिकल ब्रीच जहां होता है उसके लिए भी शासन कानून बनाए। अगर हम एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत कवर्ड हैं, अगर हमारी सर्विसेज मैंडेटरी हैं, जो हैं, तो उनसे अगर एक कदम पीछे किन्हीं भी कारणों से हटते हैं तो उस दृष्टि से भी कानून का प्रावधान इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मेरी दृष्टि में अनिवार्य है।
बैलेंस बराबरी का होना चाहिए। मैं मुकेश नायक जी की बात का भी पुरजोर समर्थन करना चाहता हूं कि क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोरोना आए और तब हम और आप चेतें कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सचमुच में इस देश के अंतर्गत चिंता करनी चाहिए। 1952 के अंतर्गत इस देश के अंतर्गत रिकमेंडेशन आया था कि हेल्थ के ऊपर में हमारे जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। जी। इतिहास गवाह है 13 पंचवार्षिक योजनाएं खत्म हो गई। मैं किसी सरकार को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता, सरकारें आईं और गईं, परंतु आज तक हेल्थ के ऊपर में हमारा एक्सपेंडिचर कभी 1.56% से आगे नहीं बढ़ पाया। इतिहास के अंतर्गत सारे के सारे सांख्यिकी आधार इसके लिए मौजूद हैं। घटनाक्रमों से हमें चेतने की आवश्यकता अगर है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम निश्चित तौर के ऊपर में हेल्थ और एजुकेशन, ये दो हमारी प्रायोरिटी जो 1952 के अंतर्गत एक्सपर्ट कमिटी ने बताई थी कि वेलफेयर स्टेट को अगर हमें एक्चुअलाइज करना है तो एक्चुअलाइजेशन ऑफ हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, इन दो चीजों का निर्वहन जब तक हम नहीं कर सकते तब तक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित है वो आधी अधूरी और केवल एक दीवा स्वप्न बन करके रह जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात मिश्रा साहब ने कही है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी अधिकार के तौर पर हमें लागू करना चाहिए और उसके संदर्भ में सरकारों को उदार होना चाहिए। लेकिन बहुत ही सार्थक तरीके से हम विषय के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिसका अंतिम निष्कर्ष इस रूप में है कि न केवल डॉक्टरों को सुरक्षा ही होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर वह अपने नैतिक दायित्व के निर्वहन में कोताही बरतते हैं तो उस पर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट कानून होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो है वह भी चिकित्सकों की मेहनत को ही समर्पित है। उनका कहना है कि हम तो मजबूर हैं, मेहनत से कभी इंकार, हम तो मजबूर हैं, हम तो मजदूर हैं, मेहनत से कभी इंकार, मगर उतनी कीमत तो मिले जितना पसीना निकला। बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर यह रामप्रकाश बेखुद ने कभी ये पंक्तियां कही थी। वर्तमान समय के संदर्भ में डॉक्टर्स की अपेक्षा है कि उन्हें सम्मान ना सही, कम से कम यथोचित सुरक्षा तो उपलब्ध कराई जाए। उम्मीद है सरकार और समाज दोनों ही उनकी इस अपील पर ध्यान देगा। आज के लिए इतना ही, मुझको दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। सादा प्रणाम।